नमस्कार, प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर्स बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपाली शर्मा। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और विदेश के वे सभी करंट अफेयर्स जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अस्त्र मार्क 1 की आपूर्ति के लिए हैदराबाद स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लड़ाकू जेट विमानों पर तैनाती के लिए 2,971 करोड़ रुपए की लागत के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। आपको बता दें, अस्त्र परियोजना आधिकारिक तौर पर 2000 के दशक की शुरुआत में परिभाषित मापदंडों और प्रस्तावित भविष्य के रूप के साथ शुरू की गई थी। वर्ष 2017 के आसपास अस्त्र मार्क 1 मिसाइल संस्करण का विकास चरण पूरा हो गया था, जिसके बाद वर्ष 2017 से अब तक सुखोई 30 MKI से इसके कई सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। अस्त्र मार्क 1 की रेंज करीब 110 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर से अधिक रेंज वाले मार्क 2 का विकास किया जा रहा है और लंबी रेंज वाले मार्क 3 संस्करण की परिकल्पना की जा रही है। अस्त्र मार्क 1 की रेंज करीब 110 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर से अधिक रेंज वाले मार्क 2 का विकास किया जा रहा है और लंबी रेंज वाले मार्क 3 संस्करण की परिकल्पना की जा रही है। अस्त्र का एक अन्य संस्करण जिसकी रेंज मार्क 1 से कम है, निर्माणाधीन है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। 34 वर्षों तक देश और भारतीय सेना की सेवा करने वाले INS गोमती को 28 मई 2022 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कार्यमुक्त कर दिया गया। कप्तान सुदीप मलिक की कमान में जहाज को सेवा मुक्त किया गया। INS गोमती का नाम गतिशील नदी गोमती से लिया गया है और 16 अप्रैल 1988 को तत्कालीन रक्षा मंत्री KC पंत द्वारा बॉम्बे के मझगांव डाक लिमिटेड में इसे कमीशन किया गया था। आपको बता दें, गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज INS गोमती कार्यमुक्त किए जाने के समय पश्चिमी बेड़े का सबसे पुराना जहाज था। अपनी सेवा के दौरान उसने ऑपरेशन कैक्टस, पराक्रम और इंद्रधनुष तथा कई द्विपक्षीय एवं बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यासों में हिस्सा लिया। कार्यमुक्त किए जाने के बाद जहाज की विरासत को लखनऊ में गोमती नदी के तट पर स्थित किया जा रहा है। एक ओपन एयर संग्रहालय में रखा जाएगा, जहां उसकी कई युद्ध प्रणालियों को सैन्य और युद्ध अवशेषों के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इसके साथ ही ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट का वर्चुअल अवार्ड, पैनल डिस्कशन, उत्पाद लॉन्च, मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप का प्रदर्शन, उड़ान प्रदर्शन इस महोत्सव के अन्य प्रमुख कार्यक्रम थे। आपको बता दें, ड्रोन मानव सहित विमान यानी UA के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक आम शब्द है। मूल्य रूप से सैन्य और एरोस्पेस उद्योगों के लिए विकसित किए गए ड्रोन ने सुरक्षा और दक्षता के बढ़ते स्तर के चलते खुद को मुख्यधारा में स्थापित कर लिया है। एक ड्रोन को दूर से संचालित किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि यह अपनी गति की गणना करने के लिए सेंसर और LIDAR डिटेक्टर की प्रणाली पर निर्भर है। साथ ही ड्रोन की मदद से कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव किया जा सकता है। इसका उपयोग कृषकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों की पहचान के लिए सर्वेक्षण के रूप में किया जा सकता है। इसके साथ ही ड्रोन सिस्टम रक्षा के लिए भी मददगार है, जिससे आतंकी हमले के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रोन को राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र प्रणाली में एकीकृत किया जा सकता है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को महाराष्ट्र की संस्कृति राजधानी पुणे से जोड़ने वाली प्रीमियम ट्रेन डेक्कन क्वीन ने 1 जून 2022 को अपने संचालन के 92 वर्ष पूरे कर लिए हैं। देश की पहली इलेक्ट्रिक लोकल ट्रेन डेक्कन क्वीन का परिचालन 1 जून 1930 को शुरू किया गया था। इसे सेंट्रल रेलवे के अग्रदूत ग्रेट इंडियन पेनिनसुल रेलवे द्वारा शुरू किया गया था। इस ट्रेन के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज है, जिसमें भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन, पहली लंबी दूरी की इलेक्ट्रॉनिक ढुलाई ट्रेन, पहली महिला स्पेशल ट्रेन और डाइनिंग की सुविधा प्रदान करने वाली पहली ट्रेन शामिल है। इसका नाम यानी डेक्कन क्वीन पुणे के नाम पर रखा गया है, जिसे क्वीन ऑफ डेक्कन के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 जारी की गई।
जिसमें यह बताया गया कि रूस यूक्रेन युद्ध और कोविड-19 संकट ने SDG 7 के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों को काफी धीमा कर दिया है। ऊर्जा प्रगति रिपोर्ट विशेष रूप से गठित संचालन समूह के रूप में SDG 7 की 5 संरक्षक एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग का एक उत्पाद है। SDG 7 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना है। आपको बता दें, इस समय दुनिया भर में करीब 73 करोड़ 30 लाख लोगों को बिजली मैसर नहीं है और लगभग 2 अरब 40 करोड़ लोगों को अब भी भोजन पकाने में ऐसे ईंधनों का प्रयोग करना पड़ता है जो उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR का 10 दिन का जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम संपन्न हुआ। संपन्न समारोह में 6 देशों घाना, बांग्लादेश, पेरू, नेपाल, ब्रुनेई और नॉर्वे से आए 27 प्रतिनिधियों ने भारत यात्रा के अपने अपने अनुभव साझा किए। इसके तहत दुनिया के 75 लोकतांत्रिक देशों के उभरते युवा नेताओं को भारत की सांस्कृतिक विविधता, कला, लोकतंत्र एवं अन्य विषयों की जानकारी और विचारों के आदान प्रदान का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान घाना के सांसद ने भारत की प्रशंसा की और कहा कि भारत की संस्कृति, भाषा एवं लोग अद्भुत हैं। आपको बता दें, जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर भारत की लोकतांत्रिक शासन संरचना को परिभाषित करना है और दुनिया भर में भारत की लोकतांत्रिक यात्रा की सफलता की समझ विकसित करना है। ICCR ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नवंबर 2021 में जेन नेटवर्क डेमोक्रेसी कार्यक्रम के पहले बैच का आयोजन किया, जिसमें भूटान, जमैका, पोलैंड, मलेशिया, स्वीडन, श्रीलंका, तंजानिया और उज्बेकिस्तान जैसे 8 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए, जिससे पता चलता है कि अमेरिका ने वर्ष 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने वाले चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम, पॉलिश किए गए हीरे, दवा उत्पाद, आभूषण, फ्रोजन झींगे शामिल हैं, जबकि अमेरिका से आयातित प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम, कच्चे हीरे, तरल प्राकृतिक गैस, सोना, कोयला, अपशिष्ट, बादाम आदि शामिल हैं। आंकड़ों से पता चला है कि वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक और वर्ष 2020 से 21 में चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी था। वहीं अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यवहार 119.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर वर्ष 2021-2022 का हुआ, जबकि वर्ष 2020-21 में यह 80.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अमेरिका के निर्यात वर्ष 2021-22 में बढ़कर 76.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 51.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2020-21 में आयात लगभग 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 43.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अमेरिका उन कुछ देशों में से एक है जिसके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है। वर्ष 2021-22 में भारत का अमेरिका के साथ 32.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष था। प्लामे डेयोर को फिल्म उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। प्लामे डेयोर 2022 विजेता रुबेन ऑस्टरलैंड द्वारा निर्देशित स्वीडिश व्यंग ट्रायंगल ऑफ सैडनेस यह पुरस्कार कांस फिल्म समारोह में भाग लेने वाली फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को प्रदान किया जाता है। कांस फिल्म समारोह विश्व में आयोजित किए जाने वाले 5 बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में से एक है। अन्य 4 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह वेनिस फिल्म महोत्सव, बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और सनडांस फिल्म महोत्सव है। आपको बता दें, चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म है, लेकिन यह फिल्म भारत में कभी रिलीज नहीं हुई। टॉम ऑफ सेंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय भाषा में लिखी जाने वाली पहली पुस्तक बन गई है। यह पुस्तक मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि के रूप में प्रकाशित हुई थी। रेत समाधि की लेखिका गीतांजलि श्री हैं और डेजी रॉकवेल द्वारा टॉम ऑफ सेंड के नाम से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है।
आपको बता दें, यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित किसी एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य विश्व भर के उच्च गुणवत्ता वाले उपन्यासों को अधिक से अधिक पढ़ने को प्रोत्साहित करना है। हालांकि इसका यूनाइटेड किंगडम में पहले से ही काफी प्रभाव पड़ा है। इस पुरस्कार के माध्यम से अनुवादकों के महत्वपूर्ण काम को सम्मानित किया जाता है और पुरस्कार में 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित होती है। स्वास्थ्य और रोग में जीन प्रकारों हेतु राष्ट्रीय सुविधा की स्थापना भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान यानी IISER पुणे में की गई है। इस केंद्र का निर्माण IISER पुणे द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से किया जाएगा। इसका उद्देश्य कैंसर से लेकर मधुमेह तक की कई बीमारियों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं को पशु मॉडल की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस केंद्र पर चूहों और खरगोशों को रखा जाएगा, जिससे इनका आयात करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें, IISER आवश्यकता मानव स्वास्थ्य पर जूनोटिक रोगों के प्रभाव को समझने के लिए केवल मानव परीक्षण अपर्याप्त है, अतः प्रायोगिक सेटअप में पशु मॉडल का उपयोग आवश्यक हो गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत के प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में शनिवार को उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन को बढ़ावा देकर जैव प्रौद्योगिकी की वृद्धि में तेजी लाने के लिए कई पहल की है, जिससे इस क्षेत्र को वैश्विक पटल पर लाया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने कहा, यह जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कठुआ का नाम अब भारत के विकसित क्षेत्रों की सूची में शामिल हो गया है, जहां बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक पिछले 15 वर्षों से द्विवर्षीय रूप से प्रकाशित होने वाले यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक का प्रत्यक्ष क्रमिक विकास है। इस सूचकांक के नवीनतम संस्करण में भारत को 54वें स्थान पर रखा गया है। 2019 में भारत सूचकांक में 46वें स्थान पर था। भारत दक्षिण एशिया देशों में अब भी शीर्ष पर है। वैश्विक सूची में जापान शीर्ष पर है। उसके बाद क्रमशः अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर और इटली का स्थान है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल और राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड की फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इस संबंध में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। घाटी के प्रवेश द्वार घनघरिया में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। समुद्र सतह से 3,962 मीटर की ऊंचाई पर स्थित फूलों की घाटी 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उच्च तुंगनता वाले पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। 6 नवंबर 1982 को यूनेस्को ने इस घाटी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। फूलों की इस घाटी में 500 से अधिक रंग बिरंगे फूलों की प्रजातियां पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है। इस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में अपलाइन फूलों तथा सुंदर घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ वनस्पतियों एवं जीवों की उच्च विविधता और घनत्व पाया जाता है, जिसमें हिम तेंदुए, हिमालयी कस्तूरी मृग तथा पौधों की विभिन्न प्रजातियां सहित अनेक संकटपन प्रजातियां पाई जाती हैं। घाटी को हिंदू पौराणिक कथाओं में नंदन कानन अर्थात इंद्र का स्वर्ग के रूप में वर्णित किया गया है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा नेचिफू सुरंग का उत्खनन कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह सुरंग अरुणाचल प्रदेश में निर्माणाधीन है। नेचिफू सुरंग 5,700 फीट की ऊंचाई पर पश्चिमी कामेंग जिले में बालीपारा चारादुआरा तनवंग रोड पर 500 मीटर लंबी DR सिंगल ट्यूब डबल लेन सुरंग है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रमुख कागज उत्पादों की आयात नीति को संशोधित कर मुक्त के स्थान पर कागज आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधिमुक्त कर दिया गया है। यह आदेश 201 प्रकार के विभिन्न कागज उत्पादों जैसे समाचार पत्र छपाई वाले कागज, हैंडमेड पेपर, लिफाफा, टॉयलेट पेपर, बही खाते, लेबल आदि पर लागू होगा। इसमें करेंसी पेपर, बैंक बोर्ड एवं चेक पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर आदि कागज उत्पादों को इस नीतिगत बदलाव से बाहर रखा गया है। फास्ट मूवर कोalition
भारत हाल ही में फास्ट मूवर कोalition नामक एक वैश्विक सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल में शामिल हुआ है। इस पहल की शुरुआत COP26 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा की गई थी। इस गठबंधन या कोalition का उद्देश्य भारी उद्योग और लंबी दूरी के परिवहन क्षेत्रों, जो कि वैश्विक उत्सर्जन के 30% के लिए जिम्मेदार हैं, को डीकार्बोनाइज करना है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम यानी WEF ने एक नए एनालिसिस ऑफ CEO क्लाइमेट एक्शन लीडर्स इंडिया बनाए जाने की घोषणा की है। यह गठबंधन भारत की नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के प्रयासों के साथ साथ डीकार्बोनाइजेशन करने की तेजी से ट्रैक करने की दिशा में काम करेगा। यह पहल विश्व आर्थिक मंच के क्लाइमेट एक्शन प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य भारत की जलवायु कार्रवाई और डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों को तेजी से ट्रैक करना है। कोलकाता जन विविधता की विस्तृत पंजी अर्थात जन जैव विविधता पंजी या पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर यानी PBR तैयार करने वाला पहला बड़ा महानगर बन गया है। जन जैव विविधता पंजी में किसी विशिष्ट क्षेत्र या गांव के परिदृश्य और जनसंख्याइकी सहित स्थानीय रूप से उपलब्ध जैव संसाधनों पर व्यापक जानकारी शामिल की जाती है। आपको बता दें, जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक स्थानीय स्ववासी संस्थान के लिए अपने क्षेत्र अधिकार के भीतर जैव विविधता प्रबंध समितियों का गठन करना अनिवार्य किया गया है। गठित होने के बाद जैव विविधता प्रबंधन समिति यानी BMC को स्थानीय लोगों के परामर्श से एक जन जैव विविधता पंजी तैयार किए जाने का प्रावधान है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने 27 मई 2022 को नई दिल्ली में भारतीय व्यापार पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रयातों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र के रूप में काम करेगा। यह पोर्टल व्यापार से व्यापार यानी B2B मॉडल का डिजिटल व्यापार स्थल है, जो लघु मध्यम निर्यात उद्यमों, दस्तकारों और किसानों को अपने उत्पादों के लिए नए बाजार का पता लगाने और वैश्विक स्तर पर बिक्री बढ़ाने में मददगार होगा। भारत ने अपने विदेशी व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से दुनिया के विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए हैं। भारत की विदेश व्यापार नीति ने हमेशा वैश्विक वस्तुओं के व्यापार में देश की हिस्सेदारी बढ़ाने का ध्यान केंद्रित किया है। भारत सरकार ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाकर शेष विश्व के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है, जो दुनिया के अन्य देशों के साथ निर्यात और आयात बढ़ाने और इसे सुविधाजनक बनाने में मदद करेगी। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने वैश्विक स्तर पर विदेशी व्यापार गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और व्यापार के विस्तार के लिए यह वेब पोर्टल विकसित किया है। भारत जून 2022 से शुरू होने वाले विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क को लेकर अधिस्थगन का विरोध करेगा, क्योंकि इसके प्रावधान केवल विकसित देशों के पक्ष में है। आपको बता दें, वर्ष 2017 में अर्जेंटीना में 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन पर स्थगन को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। दिसंबर 2019 में हुई सामान्य परिषद की बैठक में सदस्यों ने मौजूदा प्रावधानों को 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन तक बनाए रखने पर सहमति जताई। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कई अवसरों पर संगठन से इस मुद्दे पर फिर से विचार करने के लिए कहा है और विकासशील देशों पर स्थगन के प्रतिकूल प्रभाव को उजागर किया है। भारत चाहता है कि विश्व व्यापार संगठन ई-कॉमर्स क्षेत्र पर वर्क प्रोग्राम को तेज करे। भारत ने यह भी कहा है कि काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, काउंसिल फॉर टिप्स और व्यापार और विकास समिति को मूल रूप से निर्धारित अपने संबंधित जनदेशों के अनुसार ई-कॉमर्स पर चर्चा करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी दल के अनुसार नए तालिबान शासन के तहत विदेशी आतंकवादी संगठन सुरक्षित स्थान पर रहने का लाभ उठा रहे हैं। वहीं तालिबानी के अधिग्रहण के बाद भारत अपनी नीति में एक राजनीतिक प्राथमिकता के रूप में अफगानिस्तान से संबंध बहाल करने में व्यवहारिक बाधाओं के कारण दुविधा में है। भारत एक आतंकवादी गलियारे की आकांक्षाओं को लेकर सतर्क है, जिसे पूर्वी अफगानिस्तान से कश्मीरी क्षेत्र को जोड़ा जा सकता है। अतः भारत अफगानिस्तान के मध्य इस मुद्दे पर जमीनी स्तर पर विचार किया जाना चाहिए। आपको बता दें, भारत ने अभी 34 अफगान प्रांतों में 400 से अधिक प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं शुरू की हैं और व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए राजनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। हाल के समय में जैसे जलवायु वार्ताओं में देखा गया है
और इसकी प्रशंसा की गई है कि सरकारों और गैर सरकारी संस्थाएं देशों को अपने शुद्ध शून्य प्रतिज्ञाओं को लागू करने में मदद करने हेतु प्रतिबद्धताएं जता रही है। हालांकि इन प्रतिबद्धताओं के बावजूद वर्ष 2100 में वैश्विक औसत तापमान पूर्व उद्योग स्तरों से लगभग 2.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाने का अनुमान है। यह पेरिस समझौते में निर्धारित लक्ष्यों से पीछे रह जाने की स्थिति है, जहां इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक सीमित रखने का आह्वान किया गया था। इस परिदृश्य में वैश्विक उत्सर्जन वक्र को मोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है। वर्ष 2019 में भारत ने घोषणा की कि वह वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की अपनी स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट तक ले जाएगा। COP26 में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा से अपने कुल बिजली उत्पादन का 50% प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना भारत सरकार की एक अन्य पहल है जो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कच्चे माल के उत्पादन हेतु विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन का लक्ष्य रखती है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान वर्ष 2022 तक 25,750 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के दोहन के साथ किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल माह में कोर सेक्टर की ग्रोथ मार्च की तुलना में लगभग 2 गुना बढ़ गई है। आंकड़ों के अनुसार मार्च में कोर सेक्टर की ग्रोथ 4.9% थी, जो अप्रैल माह में 8.4% पर पहुंच गई है। 8 कोर सेक्टर्स का सूचकांक अप्रैल 2022 में 143.2 पर रहा, जो अप्रैल 2021 के सूचकांक की तुलना में 8.4% ग्रोथ को दर्शाता है। कोयला, बिजली, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट और प्राकृतिक गैस का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में काफी बढ़ा है। अप्रैल 2022 में 8 कोर सेक्टर्स का सूचकांक पिछले साल की तुलना में 8.4% बढ़ गया है। आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने अप्रैल 2022 के महीने के लिए 8 कोर सेक्टर का सूचकांक जारी किया है। भारत के 8 कोर सूचकांक की ग्रोथ अप्रैल में 8.4% रही। साल दर साल आधार पर सबसे ज्यादा ग्रोथ कोल प्रोडक्शन में दर्ज किया गया है। अप्रैल में कोल प्रोडक्शन की ग्रोथ 28.8% दर्ज की गई है, जबकि इस दौरान इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोथ 10.7% रही है। वहीं अगर हम बात करें रिफाइनरी सेक्टर की ग्रोथ की, तो अप्रैल माह में यह 9.2% रही है। वहीं फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन इस अवधि में 8.7% बढ़ा है। तेलंगाना के राज्यपाल ने तेलंगाना स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग को अलग कर 29वां राज्य तेलंगाना बनाया गया। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 में मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग कर भारत के पहले भाषाई राज्य का गठन किया, जिसे आंध्र राज्य के रूप में जाना जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य के साथ मिलाकर एक विस्तृत आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 ने आंध्र प्रदेश को 2 अलग-अलग राज्यों में विभाजित किया। आपको बता दें, तेलंगाना उत्तर में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, पश्चिम में कर्नाटक और दक्षिण और पूर्व दिशाओं में आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान में मानवीय सहायता कार्यों की देखरेख के लिए एक भारतीय दल 2 जून से काबुल के दौरे पर है। इसके सदस्य मानवीय सहायता वितरण में शामिल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। यह दल उन स्थानों का भी दौरा करेगा जहां भारतीय कार्यक्रम और परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। आपको बता दें, भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की मानवीय जरूरतों को देखते हुए सहायता भेजने का फैसला किया है। भारत ने वहां खाद्य सामग्री, दवाइयों और कोविड रोधी टीकों सहित राहत सामग्री की कई खेप भेजी हैं। भारतीय सहायता का अफगानिस्तान में समाज के सभी वर्गों ने स्वागत किया है। भारतीय दल तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से भी मिलेगा और अफगानिस्तान के लोगों के लिए मानवीय सहायता के बारे में बातचीत करेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।